चैप्टर 34 नेटिजन्स उसे लगातार आंक रहे थे और उसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक को देखकर वह राघव की बात समझ गई और जल्दी से अपनी चीज़ सबमिट कर राघव के साथ उसकी कार में चली गई। तब जाकर सिया को आखिरकार पता चला कि क्या हो रहा है। उसने वीर को कॉल लगाया। वीर ने फ़ोन उठा लिया। बहुत झिझक के साथ बोला, सिया मुझे पता है ऑनलाइन क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने पहले ही लोगों से ट्रेंडिंग टॉपिक को दबाने के लिए कहा है, लेकिन सिया को उसके एक्सप्लेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने केवल एक सवाल पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वीर एक पल के लिए हिचकिचाया और अजीब तरीके से बोला, मैंने सोचा है कि मैं अब से तुम्हारे और काव्य के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। हो, सिया निराशा से हंस पड़ी। ओह, तो ये तुम्हारे सेल्फ राइट्स कारण हुआ। सिया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसने सोचा होगा कि वह सिया पर एहसान कर रहा है, लेकिन उसने उसके लिए लास्ट में एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। वैसे भी मल्होत्रा परिवार के लोगों को सीधी और सरल बात समझ नहीं आती थी। उसे दिन सिया ने खुद को सबके सामने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी उनमें से किसी ने भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह वही करते रहे जो उन्हें लगता था कि उसके लिए सही है, लेकिन लास्ट में सिया को उनके किए की कीमत चुकानी पड़ती। उसने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। फिर वह राघव से बोली, मिस्टर शेखावत, क्या कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? लेकिन उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा। इतना कहकर उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अपने घर की ओर चल दिया। इस बीच सिया ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया और कहा, हाँ मेरे पास अभी भी सबूत है, मैं इसे बाद में आपको भेज दूंगी, बस पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस बार मेरे पास जो कुछ है वह मल्होत्रा फॉर्मा और यहाँ तक कि पूरे मल्होत्रा परिवार को भारी संकट में डाल देगा। उसे कॉल राघव की प्रेजेंट में ही किया, जिससे उसने भी सब कुछ साफ साफ सुन, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना, यहाँ तक कि उसने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। कुछ देर बाद राघव ने पूछा, कुछ खाना चाहोगी? जिस पर सिया ने कहा, नहीं, अभी बाहर खाना मेरे लिए सही नहीं है। इसके अलावा सिया ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसका मूड काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसे ध्यान नहीं दिया कि राघव की चेहरे पर स्माइल थी। उसका पूरा बिहेवियर सॉफ्ट था। राघव ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपना फोकस गाड़ी ड्राइव करने पर लगाया। जब पूरा मल्होत्रा परिवार क्राइसिस से जूझ रहा था, तब सिया राघव के घर पर शरण ले रही थी। धनराज को शुरू से ही वीर का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना कभी पसंद नहीं था, और जब इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है तो वह और भी अधिक चिढ़ गया। वह चिढ़ते हुए वीर से बोला, क्या तुम्हें कुछ समझ है? तुम सब कुछ ऑनलाइन क्यों पोस्ट करते हो? वहीं वीर डांट खाने पर भी चुप था। उसे उम्मीद नहीं थी उसकी एक छोटी सी पोस्ट के कारण चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। जब उसने आज में पोस्ट किया तो उसने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। वह बस अपनी बहन से मिलने का जिक्र करना चाहता था, लेकिन तभी सिया उसके दिमाग में आ गई। जब वह यूनिवर्स में शूटिंग करता था तब हर कोई जानता था कि काव्या उसकी बहन है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उसके एक और बहन है, वो भी उसकी सगी। सिया के लिए उसका गिल्ट जाग गया और उसने उसे भी अपने पोस्ट में शामिल कर लिया। पर उसे नहीं पता था कि यह पोस्ट इतना हंगामा खड़ा कर देगा। ऊब चुके नेटिजन्स ने सिया के पूरे इतिहास को खोज निकाला और आप उसके पिछले जेल रिकॉर्ड्स भी जंगल में आज की तरह ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। इसी दबाना लगभग असंभव था, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश हो। अगली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश किया करो, धनराज ने चिल्लाते हुए कहा। क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए वो फ़ोन में सिचुएशन देख पता उससे पहले उस पर एक और बम आकर गिर गया। मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स की दावों के कारण होने
वाली म्यूट का घोटाला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और नया धमाका हो गया। मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स को लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करने के लिए एक्सपोज किया गया था जिसमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स सेफ्टी लिमिट से बाहर थे। इंडिया में मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स का बहुत नाम था। ये भी कहा जा सकता है कि लगभग हर कर ने कुछ हद तक मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स खरीदे थे। जब ये घोटाला सामने आया तो इंटरनेट पर आक्रोश फैल गया और इसी के चलते नेटिजन्स सिया को भूल गए। हर कोई मल्होत्रा परिवार की निंदा करने लगा। ऑफिस से लौट के बाद धनराज का चेहरा जितना हो सकता था उतना कल था। वो गुस्से में लिविंग रूम में चिल्लाते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है? कुछ समय पहले मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स प्रॉब्लम में था और इससे पहले कि मामला शांत हो ये एक और प्रॉब्लम। इससे मल्होत्रा ग्रुप शेयर को जोरदार झटका लगा था। धनराज कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर हमें टारगेट कर रहा है। ये सब रातों रात तो नहीं हो सकता। जरूर कोई है इन सब के पीछे। हाँ डैड, लेकिन अभी नहीं लग पाया है ये कौन कर रहा है। लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं चलने दे सकते। पहले ही मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स को बहुत भारी लॉट हो चुका था और अगर अब ये चलता रहा तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। डैड डिस्ट्रीब्यूटर्स लगातार हमारी दवाएं वापस कर रहे हैं। हमें इस टॉपिक को दबाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन हंगामा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है इस बार जनता का भरोसा वापस लाना मुश्किल हो रहा है। तब कुछ सोचते हुए धनराज ने कबीर से कहा, हम्मम सिंह फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस में सिंह फैमिली पावरफुल है। अगर वह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए तो मल्होत्रा परिवार के पास अभी भी कोई ऑप्शन हो सकता है। तभी उसे सिया का ख्याल आया। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसने सिया के बारे में कोई खबर नहीं सुनी। कबीर शांत रहा क्योंकि उसे पता था कुछ दिनों से सिया घर नहीं लौटी है। धनराज ने कहा, फैमिली प्रॉब्लम में है और इस लड़की को कोई परवाह ही नहीं है। तभी कबीर ने उसका बचाव करते हुए कहा, डैड, वीर की पोस्ट ने पहले ही उसे काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। शायद वह इससे बचने की कोशिश कर रही है। डैड, वो अभी बच्ची है। उसे अभी एक ब्रेक की ज़रूरत है। जिस पर धनराज ने उसे घूर कर देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। कबीर के सिंह परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। काफ़ी प्रयास की बात वह विहान से मिलने में सफल हो गया। लेकिन विहान ने उसके सामने एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड रख दी। उसकी अनएक्सपेक्टेड डिमांड सुनकर कबीर निराश हो गया और बाहर आ गया। वह काफ़ी देर तक अपनी कार में बैठा रहा और फिर घर की ओर चल पड़ा। फैमिली के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि सबको पता था वह विहान से मिलने गया है। घर लौटते ही काव्य उसके पास उठकर आए पानी का गिलास लेकर, लेकिन कबीर ने उसे रोक दिया और कहा, सिंह फैमिली हेल्प के लिए तैयार है लेकिन एक शर्त पर। जिस पर धनराज ने अपनी निगाहें उठाई और कहा, बोलो। कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे सिया चाहिए डैड। वही सिया पिछले कुछ दिनों से राघव के घर पर रह रही थी। वह यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, ना ही वह मल्होत्रा विला लौटी थी, नहीं वह हॉस्पिटल गई और ना ही वे लैब गई थी। इंटरनेट पर अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ था और उसे गॉसिप का सब्जेक्ट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने इस दौरान बहुत सारी किताबें पढ़ी है जिससे उसके एक्सपेरिमेंट में काफ़ी हेल्प मिली। राघव की लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक्स थी और इस बार उसने बुक्स को पढ़कर उनकी जगह वापस पहले जैसे ही रखा था। राघव जब उसके जाने के बाद लाइब्रेरी में आया तो उसने देखा सिया पहले ही बुक्स को अच्छे से अरेंज कर चुकी है। ये देख उसे अपनी भौहें ऊपर उठाई और मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया उसकी इस आदत पर ध्यान देगी। इसी दौरान राघव ने गीतिका के छोटे भाई को ढूंढ निकाला।
गीतिका का छोटा भाई एक बार में काम करता था, जहां गलती से उसे एक बोतल टूट गई थी, जिस कारण गुस्से में बार के मैनेजर और वहां के कस्टमर्स ने उसे बुरी तरह पीटा और उसको भरपाई के लिए अपने साथ ले गए। उसे हाल ही में रिहा किया गया था। इस कारण उसे ढूंढने में राघव को इतना टाइम लग गया। या यूं कहो कि अगर राघव उस लड़की को न ढूंढ रहा होता तो शायद आज वो जिंदा भी न होता। ये सब सुनकर सिया खड़ी हो गई। राघव ने उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर कहा, चलो उससे मिलने चलते हैं। सिया राघव को अब और इस मामले में नहीं बस इतना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मिस्टर शेखावत, मैं अब और आपको परेशान नहीं करना चाहती। जैसे ही कहा, राघव ने अपना चश्मा ठीक किया और हंसते हुए कहा, सिया, तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया है अब तक कि अगर एक बार और कर लोगी तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात पर सिया भी मुस्कुराई और हमें सर हिला दिया और दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों गीतिका के घर के बाहर खड़े थे। सिया ने गेट खटखटाया, तभी एक लाल आंखों वाले लड़के ने दरवाजा खोला। सिया ने उस लड़के को पहचान लिया क्योंकि वह काफी हद तक गीतिका की तरह ही दिखता था। आप जान है? दरवाजे पर खड़े लड़के ने सिया और राघव की ओर देखा। वो अलर्टेड दिख रहा था, जैसे अगर कुछ गलत हुआ तो वो तुरंत वह से भाग जाएगा। हाय, मेरा नाम सिया है। मैं गीतिका की दोस्त हूँ। तुम आरव हो ना? आरव ने जैसे ही गीतिका के कोई दोस्त होने की बात सुनी तो वो कुछ कहने ही वाला था, तभी सिया बोली, मैं उससे जेल में मिली थी। आरव एक पल के लिए जम गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके सामने खड़ी इतनी सुंदर लड़की जेल भी जाकर आ चुकी है। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, उन लोगों ने कहा गीतिका दीदी जेल में जलकर मर गई। राघव जो ये देख रहा था वो तुरंत सिया के सामने आया। सिया ने भी अपने वोट खींच लिए, बेशक वह जानती थी कि गीतिका की मौत कैसे हुई। उसने एक आह भरी और कहा, हाँ, वो आग में मर गई। उसने आरव को सच नहीं बताया। वह आरव को भी उस दलदल में जाने देना नहीं चाहती थी। सिया के शब्द सुनकर आरव हताश हो गया। सिया ने आगे कहा, मैं कुछ दिन पहले तुम्हें यहाँ ढूंढने आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। तुम्हारी माँ का जिक्र सुनकर आरव की आंखें फिर से लाल हो गई और बोला, वह मेरी गलती थी। अगर मैं जल्दी वापस आ जाता तो शायद उन्हें बचा लेता। तभी सिया ने उसके हाथ में पैसे रखे और कहा, मुंबई छोड़कर कहीं और जाकर शांति से अपनी जिंदगी जियो। पैसे देखकर उसे कुछ याद आ गया। एक दिन उसकी माँ बीमार थी और उनकी सर्जरी होनी थी। उस समय आरव बहुत भोला था, उसे दुनिया की समझ नहीं थी। जब गीतिका ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा उसने अपने बॉस से उधार लिया है तो उसने विश्वास कर लिया। जब तक वह गिरफ्तार नहीं हो गई तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पैसे जो गीतिका ने सर्जरी के लिए लाए थे वो कहाँ से आए। वह जानता था सिया उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वह उसके पैसे नहीं बल सकता था। उसने सिया के पैसे रिटर्न करते हुए कहा, घर में बहुत गंदगी है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता, पर आने के लिए शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो उसकी माँ का शरीर किसी के ध्यान में आने से पहले ही सड़ जाता। अब क्या करेगी सिया? कैसे समझाएगी आरव को? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।